हालांकि अरविंद केजरीवाल को जो दावा है, अगर एक उपचुनाव एक उपचुनाव की एक सीट जीत लेने से आज वो ना इंडिया गठबंधन का हिस्सा खुद को मानना चाहते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को तो छोड़िए, कांग्रेस पार्टी जिसके साथ वो समझौते में थे, जिसके साथ वो गठबंधन में थे, उसको अब वो भाजपा की जेब में बता रहे हैं। ये इस तरीके की स्थिति आ गई है। सकीब, जैसा भी बात हो रही थी कि पार्टी ने स्टार्टअप है, तो बिहार को राजनीतिक रूप से देश में सबसे प्रबुद्ध माना जाता है। एक और बात राम प्रकाश जी, चूंकि निकल जाएगी, मैं बताता हूँ। कई बार क्या होती है ना कि जो हमको राजनीति में जो सूचनाएं जो आती है, पॉलिटिकल वोटर के रूप में आप कैसे परफॉर्म कर पाएंगे, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप पॉलिटिकल सूचनाओं को कैसे प्रोसेस करते हैं। वहां पर जब वायरस होता है, जब आपको सूचनाएं सही नहीं मिलती है, तो आप बहुत बार भ्रम में रहते हैं। जैसे दिल्ली चुनाव के समय एक भ्रम था कि जो है राघव चड्ढा जो है बहुत गरीब उम्मीदवार है ना। गौतम गंभीर के खिलाफ वो लड़ रहे थे, तो उनका आया कि भाई उनके पास तो पैसा ही नहीं है, और बाद में दुनिया जानती कि उनके पास कितना पैसा है और कैसे वो इलाज कराने के लिए लंदन जाते हैं और क्या क्या है ना। तो ये बात जो है राजनीति में जो है, वो जो छाया युद्ध जो है ना, वो छाया युद्ध बहुत चलता है, और उसके सूत्र किन के पास में है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सॉरी, मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया, आपकी लय भंग कर दी। आप ये जो जो स्थिति है, राघव चड्ढा साहब की बात जब हो रही है, तो मैं याद दिला दूं दर्शकों को, जिस समय अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे नेता जेल की यात्रा पे थे, जिस समय वो जेल का आनंद उठा रहे थे, उस समय राघव चड्ढा साहब लंदन में इलाज करा रहे थे। और लंदन में इलाज इतनी गंभीर रूप से वो बीमार थे कि वहां से अपनी पार्टी के नेताओं के लिए ट्वीट तक नहीं कर पाते थे, ये स्थिति रहती थी। इतने गंभीर रूप से चड्ढा साहब बीमार हुए थे। तो खैर, वो तो अरविंद केजरीवाल जाने और उनकी पार्टी के लोग जाने, उनकी पार्टी जाने। सकीब, मैं जो बात कर रहा था, मेरा सवाल जो था कि अगर ये स्टार्टअप है और बिहार को जिस तरीके से प्रबुद्ध माना जाता है, कितना बिकेगा ये प्रोडक्ट? या फिर वही भाजपा की सिस्टर कंसर्न के तौर पर अगर ये काम करते हैं, तो क्या वहां के लोग इसको समझ पाएंगे, और समझ पाएंगे तो क्या इलाज होगा? राम प्रकाश भाई, राघव चड्ढा इतने गरीब उम्मीदवार हैं कि करोड़ों की एंगेजमेंट रिंग पहना देते हैं परिणीति चोपड़ा को, तो इसलिए वैसी गुर्बत तो अल्लाह ताला, मैं तो दुआ करता हूँ, अभी मैं जुमा की नमाज पढ़ के आया, मैंने दुआ किया कि वैसी गरीबी सबको मिले, 1 करोड़ रुपए की रिंग में अपनी वाइफ को भी दे सकूं। ठीक है। तो और बाकी बिहार के चुनाव की बात जहां तक है, राम प्रकाश भाई, यहाँ ना मैं बार बार कहता हूं कि बिहार वो सरजमीन है जहां उड़ती चिड़िया को लोग हल्दी लगा देते हैं। और अगर देखिए, चुनाव लड़ने पे कोई आपत्ति नहीं है, चुनाव लड़ने पे किसी के भी कोई आपत्ति नहीं। कोई पंजीकृत राजनीतिक दल है चुनाव आयोग से, वो चुनाव कहीं भी लड़ सकता है। अगर वो राष्ट्रीय पार्टी बनने की महत्वाकांक्षा रखता है, उसकी अपनी एक संवैधानिक जो है स्वतंत्रता है, वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन सवाल, हमारे आप जैसे लोग सवाल तब उठाते हैं जब टाइमिंग होती है। चुनाव लड़ने की मंशा पर सवाल तब उठाए जाते हैं जब आप एकदम से, अभी आपके पास बिहार के 38 जिलों में, मुझे लगता है पंकज भाई तो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जैसा कि मुझे उनकी बातों से शुरू में लगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी का 38 जिलों में कोई जिला अध्यक्ष भी अगर 38 का 38 जिला अध्यक्ष मिल जाए, तो मैं मान लूंगा कि चलो आम आदमी पार्टी को यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए। हमारे यहाँ तो एक भी उसका जिला अध्यक्ष नहीं। हमारे जिले में सब पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। इवन आरसीपी सिंह जी ने भी अपनी जो पार्टी बनाई थी, जिसको अभी प्रशांत किशोर के साथ मर्ज किया है, उनकी पार्टी का भी जिला अध्यक्ष था हमारे यहाँ। आप सबकी आशा, उसका नाम था आशा पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई जिला अध्यक्ष यहाँ नहीं है। तो ऐसे में आप चुनाव लड़िए एकदम से। और देखिए, चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार ढूंढ लेना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि बिहार में क्या है ना कि एक बार कोई मुखिया बन जाता है, प्रधान बन जाता है, सरपंच बन जाता है, वार्ड पार्षद बन जाता है, तो उसका अगला टारगेट जो है वो विधानसभा का चुनाव होता है। तो वैसे भतेरे आपको मिल जाएंगे हर वार्ड में, हर जिले में, जहां के उनको चाहिए एक पार्टी का सिंबल। अभी मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, 12-14 दिन हुए हमारे पास बसपा के जिलाध्यक्ष आए थे। वो 2020 में भी चाहते थे कि मैं बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे यहाँ से मुंगेर का विधानसभा चुनाव लड़ूं, और अभी भी वो आए थे और उन्होंने कहा कि आप एक बार फिर हम लोग चाहते हैं कि आप तैयारी कीजिए। पिछली बार तो आपने बहुत निराश किया था, इस बार आप तैयारी कीजिए। इस बार तो शायद ओवैसी साहब के साथ भी गठबंधन होने वाला है। पिछले बार भी हालांकि हुआ था ओवैसी साहब के साथ गठबंधन, और उस गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा भी थे, ओम प्रकाश राजभर साहब भी थे, सब लोग थे, 5-6 पार्टियां थी उसमें।
तो चुनाव लड़ना या उम्मीदवार बनना किसी पार्टी से ये तो बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उनको उम्मीदवार भी मिल जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन मसला ये है कि उनकी जो राजनीतिक शैली है, देखिए पहले तो हम लोगों को भी लगता था कि भाई वो झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए काम कर रहे हैं, फ्री पानी देंगे, फ्री बिजली, 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री करेंगे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की शैली में तब्दीली है, हालांकि देखिए 2012 में जब रामलीला ग्राउंड का अन्ना आंदोलन, जिसको मैं अन्ना सर्कस बोलता हूं, वो जब शुरू हुआ था, तभी ये समझ में आ गया था कि ये प्लांटेड है, स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन का एक बड़ा धनबल इसके पीछे लगा हुआ था, आरएसएस का पूरा एक धनबल लगा हुआ था। अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिकल लॉन्चिंग में आरएसएस का कितनी बड़ी भूमिका है, इसको सब लोग जानते हैं। साकिब भाई, मेरा जी अपना सर। मानना है कि जब भी आप देखिए किसी नेता या किसी व्यक्ति के पीछे जो है ना, मीडिया बहुत उछल उछल के गुणगान करने लगे, उसके ऊपर किताबें छपने लगे, उसको एकदम से अवतारी मुद्रा मिला है, समझ जाइए उसमें बहुत कोई बड़ा धोखा है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल अन्ना आंदोलन के समय याद कीजिए, देखिए कैसे बताया गया वो, कैसे वो जी। सेना से आए और कैसे उनका हृदय परिवर्तन हुआ, कैसे गांधीवादी चीजों के लिए वो किए, और कैसे उनकी हवा फिर निकली, कैसे हवा भरी गई, कैसे हवा निकली, कैसे नहीं, तमाम फिल्म स्टार आए गए। तो वो नहीं, हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उस साकिब वक्त जो मंच के बड़े चेहरे थे, चाहे वो जनरल वीके सिंह हो, किरण बेदी हो, वो सब आज कहाँ हैं, या उसके साल 2 साल बाद वो लोग कहाँ गए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सब लोग भाजपा में शिफ्ट हुए जाकर के, तो ये चीजें हैं। उसके बाद उन्होंने दिल्ली में सत्ता हासिल की, चलिए ठीक है, 2 बार उनको सत्ता मिली। लेकिन अभी दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले तो उन्होंने वही आरएसएस वाली लाइन लेना शुरू की। कोविड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जब वो तबलीगी जमात का आंकड़ा अलग से जारी करते थे कि कोविड में इतने केस तबलीगी जमात के मिले हैं, उनका हेल्थ बुलेटिन जारी होता था, उसकी मैं बात नहीं करूं। लेकिन जब उसके बाद उन्होंने कहा कि नोट पर जो है गणेश और लक्ष्मी की फोटो होनी चाहिए और वो तमाम चीजें, वही सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड जब उन्होंने खुल करके खेलना शुरू किया, तो इनके चेहरे का नकाब उतर गया। और बहुत सारे लोग जिनको इनसे बहुत अच्छी उम्मीदें थी कि ये आए हैं तो कुछ जो परंपरागत राजनीति चली आ रही है उसको थोड़ा तब्दील करेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे, जनता के सवालों को एड्रेस करेंगे, उससे वहां निराशा हुई। और बिल्कुल विनय सर ने कहा कि जहां 2 राजनीतिक ऐसे दल जो स्थापित राजनीतिक दल है, खासकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और इन दोनों की सत्ता को लोगों ने देखा है, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, जो भी हो, तो उनको लगता है कि चलो ये एक नया विकल्प आ रहा है सामने, इसको अब चूज किया जाए। लेकिन बिहार में अरविंद केजरीवाल के लिए क्या स्कोप है, मुझे नहीं लगता। अरविंद केजरीवाल अभी तक तो बिहार में आए नहीं है एक भी रैली करने के लिए कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए जो है चुनावी शंखनाद किया। अब समय कितना बचा हुआ है, ओवैसी साहब की तरह वो भी हेलीकॉप्टर से किशनगंज में सीधा लॉन्च होंगे और उसके बाद कह देंगे कि हम 50 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। अब अरविंद केजरीवाल साहब चाहें तो पटना के गांधी मैदान में उतर जाएं। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं पंकज भाई, अरविंद केजरीवाल साहब चाहें तो पटना के गांधी मैदान में आकर के एक रैली कर लें कि भाई आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, तो लोगों को समझ में भी आए, पता भी चले। जी, क्योंकि उनके पास मैन पावर नहीं है ना, उनके बोला। जी जी